बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। अब बात करते हैं जरा ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस मतलब पाकिस्तान में जिसका खौफ है, ब्रह्मोस मतलब जिसके नाम से पाकिस्तान की सेना कांपती है। ब्रह्मोस का मतलब पाकिस्तान की तबाही। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस में जाकर के सटीक प्रहार किया और ऐसी तबाही मचाई जिसके टेंडर आज तक पाकिस्तान निकाल रहा है। 1 महीना होने को आ गया है ऑपरेशन सिंदूर की उन 4 दिन की लड़ाई का। इस ब्रह्मोस की काट दुनिया की किसी रडार के पास नहीं है और भारत के ब्रह्मोस की ताकत अब और दुगनी होने जा रही है, डबल होने जा रही है। ब्रह्मोस के नए वर्जन की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर, और जल्द इसका परीक्षण होने जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक ब्रह्मोस की मार भूला नहीं है। ऐसे में अब इसके नए वर्जन ने पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन की नींद और उड़ाकर रख दी है। तो आइए थोड़ी बात अब जरा इस ब्रह्मोस की करते हैं। मुझे तो वो शहबाज शरीफ का चेहरा नहीं भूलता जब वो अपने उसमें बोल रहे थे, सामने आसिम मुनीर बैठा था कि मुझे मेरे सिपह सलार ने बताया कि क्या सर। हाँ, एक बार दत्ता साहब पर कैमरा है तो वो बेहतर करके दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मार दिया है, चला दिया है भारत ने। अब ये ब्रह्मोस जो है, अब इसकी मारक क्षमता और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एवीएम साहब बताएंगे सर, फिलहाल की क्या रेंज है, क्या कैपेबिलिटी है, और अब इसको हम और कहां तक ले जा रहे हैं। पहले हम जो ब्रह्मोस बनाते थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो हम उसको 300 किलोमीटर से नीचे रखते थे क्योंकि MTCR जो है उसको हमने साइन नहीं किया था। फिर हमने इसको 300 से 500, उसी को हम 500 तक ले आ सकते थे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं थी। इवन क्रूज जो हमारी मिसाइल वाला चैप्टर है उसको अब हमने स्क्रैमजेट भी बना लिया है। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये हमें ले जाएगी 1500 किलोमीटर तक। और स्पीड आप जो देख रहे हैं 6 से 8, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल बन गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल विद दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी एंड अ क्रूज मिसाइल, I don't think any of the current air defense systems can really respond to it. कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का कोई भी, हाँ, बहुत मुश्किल होगा। दुनिया में है ही कितने। एक आप पेट्रियट की बातें सुनते रहते हैं, एक थार्ड की बात सुनते हैं, एक आप डेविड स्लिंग की बात सुनते हैं, और एक जो AD आपने जो इनका जो HQ-9B और P, इस तरह की बातें सुनते हैं। यही सब है एयर डिफेंस सिस्टम्स। और हमारा जो ट्रायम्फ है S-400, मैं अभी उस तरफ की बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तान को मिलने की संभावना है। तो उन एयर डिफेंस सिस्टम्स में इतना रिस्पांस टाइम नहीं आएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपके दर्शकों को, कि रिस्पांस टाइम क्या होता है। जब कोई हम किसी ब्लिप को देखते हैं तो वो सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करने के बाद आप समझते हैं कि ये चीज़ आ रही है और द नेक्स्ट ब्लिप आनी चाहिए। अगर स्पीड बहुत हाई रहती है तो इतना एक्यूमुलेशन नहीं होता है, अगर RCS लो हो, कि आप उसको शो कर सकें स्क्रीन पर। और जब दिखेगा ही नहीं तो आया और चला गया, और जब दिखा आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, आपका रिएक्शन टाइम नहीं रहता। आप कुछ उसको रोकने के लिए कुछ फायर नहीं कर पाते। आप क्या फायर करेंगे, तब तक तो आपके ऊपर आ गया, सर के ऊपर। तो यही कहते हैं ब्रह्मो। और दूरी बहुत दूर तक, अगर 1500 किलोमीटर को आप लेते हैं तो चाइना क्यों थर थर कांप रहा है, क्योंकि आप उसका काम तो आप S-400 से ही चला सकते हैं। 315 किलोमीटर में मारा था हमने। तो ये चाहिए, डेप्थ है ही नहीं है पाकिस्तान में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए जब अपनी वो प्लानिंग कर रहे हैं। और चाइना इसलिए कह रहा है कि हाँ पहुंच जाएंगे उनके क्षेत्र। एक बात, एक तो मतलब ये कि अगर इसको 1500 किलोमीटर कर दिया तो चाइना का बहुत बड़ा एरिया इसके रेंज में आ गया। आप उधर बैठे हैं ईस्ट में, तो आपने बड़ा तगड़ा कंट्रोल किया। पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां से वो इसको रोक सके। वो तो उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो बताएंगे। देयर इज नो डेप्थ इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान थोड़ा लंबा जो वर्जन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, उस वर्जन की स्पीड और उसकी दूरी कितनी थी? उसकी करीब 2 से 3 मैक थी। इट वाज सब हाइपरसोनिक। अच्छा, वो सुपरसोनिक था, ये हाइपरसोनिक है। 5 मैक के बाद जो भी होता है, जो ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना ज्यादा चलता है, उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। और अभी रेंज क्या यूज हुई थी, किस रेंज? उस रेंज का वो 500 किलोमीटर रेंज वाला था। तो 2 से 3 मार्क 500 किलोमीटर रेंज ये अभी इस्तेमाल हुआ था। आप कह रहे हैं 5+ मार्क, यानी अब ये हाइपरसोनिक बन जाए। 6 to 8 है ये। 6 to 8 मैक है। 6 to 8 मार्क मतलब 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल। और स्पीड इसकी वो रेंज 1500 किलोमीटर। और एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज होती है। इतनी रेंज में जाके आपकी एक्यूरेसी क्या बनती है, वही 1 to 5। सीडे साहब ने कहा था वी हिट देम विद 1 मीटर एक्यूरेसी। 1 मीटर एक्यूरेसी। ये 1 मीटर एक्यूरेसी फॉर दैट डिस्टेंस इज फिनोमिनल। और उसमें एक और फीचर है जो अभी हमारे लोग बताते नहीं, लेकिन अब तो मीडिया में बहुत आ चुका है, मैं बता सकता हूं। इस क्यों पकड़ में नहीं आती है।
जब आपकी मिसाइल गई, मिसाइल में 3 फेजेस ऑफ कंट्रोल होते हैं सौरभ। पहला फेज वो होता है जिसमें आप बेस जहां से आपको लॉन्च किया जिस एयरक्राफ्ट से, उससे आपका कम्युनिकेशन होता है। दूसरा फेज होता है जो हम नाविक से करते हैं, या जीपीएस सेंट्रिक आप कह लीजिए, वो होता है जिसे इनर्शियल नेविगेशन के साथ चलना पड़ता है प्लस जीपीएस का। और तीसरा फेज होता है अपना रेडार जो मेरी अपनी मिसाइल पर है, जो होमिंग रेडार जिसको बोलते हैं। उसमें 3 तरह की टेक्निक हो सकती है, आईआर की हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, होमिंग की रेडार की हो सकती है। तो उसमें से होमिंग रेडार होता है। लेकिन अब जब आप नजदीक पहुंच गए तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वो आपको शायद देख रहा है, लेकिन स्पीड में देखा उसने। अब आपने एस मैनोवर कर दिया, या तो वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो उसका लॉक लगा भी तो ब्लिप इतनी छोटी सी है, उस ब्लिप पे लॉक हल्का फुल्का लगा भी, वो भी टूट गया। तो आप जाके टारगेट को मार ही देते हैं, आप बच नहीं सकते ब्रह्मोस के इस बार से। इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ये आपने अच्छा कहा, ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जिसकी कोई काट नहीं है। सर इसी से जुड़ी एक खबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर ने बताया कि 1500 किलोमीटर रेंज का मतलब चाइना भी का एरिया भी बहुत कवर हो जाएगा इसकी जद में। और चीन ने आखिरकार इस बात को मान भी लिया कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसको रोकने में उसके एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हैं। चीन के इस कबूलनामे से पाकिस्तान में सोचिए जरा कितनी खलबली होगी। चीन के सबसे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9 और HQ-16 इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान पर भारत के हमले के दौरान इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, और अब चीन ने खुद इस बात को माना है कि ब्रह्मोस के आगे ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लाचार हैं। खबर ये आई थी सर कि चाइना के सोर्सेस के हवाले से छपी हुई खबर है, लोग चेक कर सकते हैं, कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ब्रह्मोस के केपेबल नहीं है, इसको रोकने के केपेबल फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सौरभ, यही कारण है कि चीन ने पहले वो ये भी कह चुके हैं, जब PL-15 मिसाइल गिरी थी तो उन्होंने कहा था ये एक्सपोर्ट वर्जन था हमारा। चीन उसमें ई लगा था। चीन ने पाकिस्तान को कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिया, ये सोच करके कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ रहेगा और एयरफोर्स की बदौलत से, लेकिन वो हो ना पाया। और जिस कारण से अब चीन को भी लग रहा है और पाकिस्तान को भी अब खतरा लगने लगा है कि ऐसे कैसे हो गया कि चीन ने हमें इतना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिया और उसको पेनिट्रेट कर गया। अब जब आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, फॉर नॉर्मल फॉर व्यूअर्स, जब हम कहते हैं सुपरसोनिक, व्हेन वी से सुपरसोनिक मींस एनीथिंग बिलो 5 मैक, व्हेन वी से हाइपरसोनिक मींस एनीथिंग बियॉन्ड 5 मैक। जब हम मैक की बात करते हैं 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जब हम हाइपरसोनिक कह रहे हैं 6 to 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इतना ही नहीं, रूस के पास 15 से 20 मैक वाले भी मिसाइल, आप समझ सकते हैं। हम लोग 6 to 8 की बात करें, रूस के पास 15-20, जिसका फिक्र ट्रंप को भी है कि ऐसे कैसे रूस के पास इतने मैक के पर हमारी जरूरतों के लिए तो ये बहुत है। नहीं ऐसा है सौरभ, देखिए, सर एक सेकंड, आपको याद हो जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और हम लोगों ने चाइना को काउंटर किया गलवान में, और साथ साथ में कहा ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल के पूरे इलाके में, उस समय आपको याद हो हमारी सेना की जो कैपेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट थी, हमने चीन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और कर दी थी। और उस समय भी अगर हमारी जंग हो जाती चीन के साथ तो तब भी चीन को मुँह की खानी पड़ती। अभी उसी प्रकरण में चलते चलते जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है उसको मद्देनजर रख के पाकिस्तान तो हमारे लिए तटपुंजिया है। असली दुश्मन कौन है? चीन, जो बोलता कि मैं पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूँ, पाकिस्तान की हर एक जगह पे हिमायत करता है वो। तो हमें अल्टीमेटली चीन को लेके अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि किसी भी दिन अगर वो हालत आ गई कि चीन के साथ डायरेक्ट जंग हो, तो अगर मैन टू मैन हो, हमारी आबादी चीन से ज़्यादा है। अगर सोल्जर टू सोल्जर हो, हमारे वो रस्टिक जवान जो आते हैं गांव वगैरह से, जो मतलब खून पसीना बहा के आते हैं, वहाँ पे कौन आ रहा है? चॉकलेट बेबी ऑफ चाइना, वन चाइल्ड चॉकलेट खाता रोने लग जाता जब उसे पता चलता गलवान में जाना पड़ता है। वो सोल्जर लड़ेगा चीनी के साथ। और जहाँ तक आमने सामने की लड़ाई हुई, चीनी फौज ना 62 में टिकी थी हमारे सामने, ना अब टिकेगी। 62 में हमारे पास हथियार असला नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, कपड़े नहीं थे, सूती कपड़े में हम बर्फों के अंदर बैठे हुए थे जवान, तब भी हम लड़े। और जहाँ लड़े इनको मुंह की खानी पड़ी। आज तक वो जो एरियाज हैं जो हमने पकड़े थे, चसूल हो कुछ हो, ये कैप्चर नहीं कर पाए थे उसको। सिर्फ वो जगह पे हम जहाँ विड्रॉ करके वहाँ ही आए थे। जनरल लता, आपने ये भी बहुत सुना होगा सौरभ, ये भी जानते हैं,
अगर इंडियन एयरफोर्स को बोला था उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में, बहुत 62 पावरफुल थी एज कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स। एयरफोर्स के सारे विवरण में लिखा हुआ है कि हमें कहा नहीं, हमें रोक दिया पंडित जी ने। और 62 में अगर हम नेहरू जी ने। मानते तो ये पलटा तो एयरफोर्स को क्यों रोक दिया नेहरू जी ने? ये इसका तो आज तक कोई नेहरू से पूछना कोई पड़ेगा। नहीं समझ पाया। एयरफोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। अभी देखिए क्या? वो एयरफोर्स की ताकत सिंदूर में दिखाई हमने। बिल्कुल अगर यही 62 में होती चीन के घुटने टिकते अरे होते। मैं बताता हूँ, वही सोल्जर जो हमारे थे ना वही हरा देते। आपको बता रहे अगर हैं, हमने जीती हुई बाजी हारी है 62 भी जीत। 62। अरे देखिए, ये तो ब्रह्मोस की बात हो गई। अब पाकिस्तान में इसके चर्चे होंगे तो फिर आपको हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया में जाकर के अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा कि दुनिया ने सीज फायर करवा दी, तो अब दुनिया भारत से कहे कि वो हमसे बात भी कर ले, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी कर ले। अब पाकिस्तान खुलकर अपने क्या रही है, हमारे वाले जो नेता जो है ना जो बोल रहे हैं सरेंडर सरेंडर, वो जरा सुने इस बात को। पाकिस्तान ने भारत के हमले के बाद हार मानकर ट्रंप से मदद मांगी, ये बात जाहिर ही थी, लेकिन अब इसको पाकिस्तान के पत्रकार खुलकर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं। नजम सेठी ने पाकिस्तानी मीडिया में यह बताया कि भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप से मीडिएशन करने की, मध्यस्थता करने की मांग की थी और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका से बात की, भारत के नहीं। अमेरिका के नेताओं ने, पाकिस्तान के नेताओं ने अमेरिका के नेताओं से बात। साफ कह रहे हैं कि वो इंडिया ने नहीं, पाकिस्तान ने मदद मांगी थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सौरभ, इतनी खुली और इतनी स्पष्ट बात को लेकर के हम विवाद क्यों करते हैं? कौन एक आदमी कर रहा है? वही तो ये राहुल गांधी को नहीं अब समझ देखिए, में आ रहा। हम लोग तो पॉलिटिशियन है नहीं, हम सारे फौजी हैं और हम ये जानते हैं कि हम जीत गए हैं और हम जीत गए, उस पर विवाद हो रहा है। ये हमारे देश में हो सकता है और तुम किसी जीते देश में नहीं, तुम हार गए। हैं? तुम जीते नहीं, तुम हार गए। अजीब सी बात है। ट्रंप के कहने पे सरेंडर कर दिया। ट्रंप के कहने पे क्यों करेंगे? अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी समझ में नहीं आता। ट्रंप ने बात की Selection- नहीं। एक बात मैं और कह दूं आपके माध्यम से, आपने मौका दिया है कि किसी भी वॉर में दोनों जनरल्स खड़े हुए हैं, हम लोग रहे हैं, एक सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है। हमें बताया गया था कि हमें टेररिस्ट इनको खत्म करना है, खत्म किया। अब हमें ये एस्केलेशन अगर हमें करते हैं तो हमें उनको डीकैपेसिटेट करना, वो हमने कर दिया। हमारा ये मकसद कभी नहीं था हमें पीओके लेना है, ये तो मकसद था ही नहीं इस लड़ाई का। तो उसकी बात आती कहां से है? कोई आप एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, कोई आप ऐसे कि जोश में आए दो घुसा और मार दिया। वी आर नॉट अनकंट्रोल्ड, वी हैव कंट्रोल्ड एंगर, कंट्रोल्ड पैशन एंड कंट्रोल्ड आर्म फोर्सेस। ये आपकी नियामत है, इसको मत खोइए। जिस देश में भी उनकी आर्म फोर्सेस अनकंट्रोल्ड हो गई, सिविल कंट्रोल नहीं है, वहां का हाल आपने देखा है, कोई देश नहीं बचा, कहीं कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड दैट आर्म फोर्सेस लिसन टू द सिविलियन। इंडिया ने नहीं, हमने बात की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंग रुकवाने के लिए। और फिर वो जो एंकर है वो क्या कहती है कि हमारे सफ़ीर ने, हमारे राजदूत ने अमेरिका में, उन्होंने जाकर के वहां पर एक बड़ा रोल प्ले किया अमेरिका को बीच में लाने के लिए। तो कौन लाया अमेरिका को बीच में? पाकिस्तान लाया। कौन बता रहा है ये बात? पाकिस्तान बता रहा है ये बात। और राहुल गांधी क्या सवाल पूछते हैं? राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे कि ट्रंप को क्यों बीच में लेकर के आए भारत, मोदी जी क्यों ट्रंप को बीच में लेकर के आए? बार बार 1,00,000 बार ये बात रिपीट की जा चुकी है और अब तो खुलेआम बोल रहे हैं पाकिस्तानी कि रूस, एक ट्रंप ने एक तो बात की ही नहीं किसी से, उपराष्ट्रपति ने बात की और उपराष्ट्रपति को एक ही जवाब दिया गया था भारत की तरफ से, पाकिस्तान अगर कोई हरकत करेगा तो उसको उसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। केवल इतनी बात कन्वे की गई थी अमरीकियों को और उसके बाद उन्होंने जाकर पाकिस्तान तो चाह रहा था, पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि अमेरिका भारत को रोके तो ये जंग रुक सकती है। और उसके बाद जाकर के एक पॉज जिसको हम कहते हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया है। बट स्टिल इनके बोलने के बाद भी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ बिल्कुल देखिए, ऐसा है, ट्रंप ने मुनीर को बोला, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र। हाँ, That's a great ये dialogue. उल्टी बात, वो That's a सरेंडर great टू नरेंद्र, और मुनीर ने अपने डीजीएमओ को बोला, भाई गो सरेंडर टू द डीजीएमओ ऑफ द इंडियन आर्मी। उसे बोलो भैया माफ कर दे, बहुत गलती हो गई हमको, और मत मारो, हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे सारे हवाई अड्डे तबाह हो गए, हमारे न्यूक्लियर असड गर्क हो गए, जमीन के अंदर जमीन दोष हो गए, हमारे वो अंडरग्राउंड जो कमांड कंट्रोल सेंटर में से हम डेड बॉडी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मालूम है आपको, इन्होंने बुलडोजर चला के वो पूरी जगह को कवर कर दिया है
ताकि किसी को पता नहीं चले कि कितने सैकड़ों लोग उस कमांड सेंटर के अंदर मारे गए। तिरपाल भी ये आपको डाल दिया मालूम है? सर। तिरपाल नहीं, इनके जो अंडरग्राउंड वो थे, हमने इनकी वेंट के अंदर 1 मीटर के अंदर उसको डाला हमने, जो अंडरग्राउंड जाके 3-4 मंजिला अंदर नीचे जाके उसको तबाह कर दिया। वो सारा कुछ वहां पे बारबेक्यू बन गया उनका। वाह। वो उसकी डेड बॉडी भी रिकवर नहीं कर पा रहे। Very good, very ये good. असल में हाल हुआ है। रूबियो ने किससे बात की? रूबियो ने मुनीर से बात की, और जब रूबियो ने मुनीर से बात की उसके बाद ये हरकत शुरू हुई। और डीजीएम अपने सीडीएस ने क्या कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे लड़ने के लिए तैयार था और 8 घंटे में फोल्ड हो गया। घुटने खैर, टेक दिए। मतलब अरे, पाकिस्तान, और खुद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इन्हीं राहुल गांधी के नेता जो हैं विदेश में जाकर के यही सच बयां कर रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद, वो भी कांग्रेस के ट्रैक से अलग हटकर सरकार के पक्ष में बात रखते रहे हैं। इस बीच में दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने में डेलीगेशन कामयाब रहा और कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे सलमान खुर्शीद भी इन दौरान बहुत सुर्खियों में रहे थे। कांग्रेस की ट्रैक से बिल्कुल अलग जाकर इन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की। धारा 370 कश्मीर से हटाने को बिल्कुल सही फैसला बताया। अब ये भारत लौटे और सलमान खुर्शीद ने हर मुद्दे पर इंडिया टीवी से बात की है, मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान की ओर से भी डेलीगेशन कई जगह गया है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पाकिस्तान के डेलीगेशन नहीं गए थे, ना उनका कोई ऐसी कोई हमको सूचना थी कि वहाँ भी कोई डेलीगेशन जाएगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है और ये एक हर्ष का विषय है कि यहाँ सब लोग ये कह रहे हैं, जो लोग जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसका जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक आर्टिकल 370 पर जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान वांट्स टू अंडू द प्रॉस्पेरिटी दैट हैज कम टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि आपकी पार्टी नहीं मानती कि प्रॉस्पेरिटी वहां पर हो रही है, स्टेटहुड को रीइंफोर्स करने की बात आपकी पार्टी बिल्कुल पार्टी स्टेटहुड पर ही इस समय फोकस कर रही है। और स्टेटहुड पर फोकस वहाँ के जो चुने हुए हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी स्टेटहुड पर ही फोकस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्टेटहुड के लिए कहा था कि सरकार ने हमको ये अश्योरेंस दी है कि स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगा। तो स्टेटहुड पर तो मैं समझता हूँ कि हम सब एक ही राय के हैं। अब सरकार कब करेगी, कैसे। आपने कहा प्रॉस्पेरिटी वहां लौट रही है, चीजें अच्छी हो रही हैं, आपकी पार्टी उस चीज को उतने, मैं नहीं जानता हूँ कि देखिए, ये एक विरोधाभासी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक परसेप्शन होता है और हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। उसमें तो कहीं कोई विरोध करने की या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है वो एक वास्तविकता है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। जो हो लेकिन आप सर थरूर साहब हो, कोई और हो, वो अपनी समझ से जो बात कह रहे हैं वो उनको कहने दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वास्तविकता के सामने आज जो वहाँ की धरातल पर आज जो सिचुएशन है वो क्या है, उस पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने उसमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, ये हमारा मानना है। इसमें हम और सरकार एक ही व्यू के हैं। अब वापस लौटे हैं थरूर खुर्शीद साहब। उन्होंने विदेश में कहा था कि 370 एक ऐसी चीज़ थी जो कि ये इंप्रेशन देता था कि कश्मीर भारत के और राज्यों से अलग है। हमने उसको हटा दिया, वहाँ स्थिति सामान्य हो गई और उसके बाद वहाँ पर तरक्की हो रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था और उसमें पाकिस्तान ने
उसको रोकने के लिए पहलगाम का हमला किया। वो बात वो अब क्योंकि भारत आ गए हैं, अब वो उनको अपनी पॉलिटिक्स जो है, पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ी देखनी है, इसलिए थोड़ा वो बच के बोल रहे थे, लेकिन वो बात वही कह रहे थे कि जो वास्तविकता वहाँ पर थी उसी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये काम किया था। तो इसमें वो कोई अलग नहीं है। तो ये तो डेलीगेशंस की अच्छी बात ये रही, इन सब ने अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भारत की बात रखी और बहुत अच्छी तरीके से रखी। मैं कहूँगा कि सब में एक ये कहना जरूर है, दे आर ऑल पैट्रियोटिक, दे आर ऑल नेशनलिस्ट, और सबका हित भारत है, इसमें एक साफ साबित होता है। और बहुत अच्छी बात है, चाहे भारत के अंदर आने के बाद जिस तरीके से बातचीत होती बात अलग है, लेकिन जो 370 है ये बहुत ज़रूरी है। 370 सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। जो सेपरेटिज्म की जो सोच है वो 370 धारा ला रहा था। 370 धारा के हटने के बाद वो जो एक दिमाग में सेपरेटिस्ट एक अलगाववाद जो था, हाँ, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, उस वक्त कोई भी ये जो धारा 370 की बात कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल, उसमें वो तो है ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ नहीं, कोई एक्सेशन जिक्र ही वही नहीं था उसका। जो सबके लिए था। ये 370 शेख अब्दुल्ला ने बाद में बैकडोर के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा अंबेडकर को कहा, अंबेडकर ने मना किया, सरदार पटेल ने फिर कहा कि चलो नेहरू जी को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने धारा में क्या डाला, टेम्पररी। द वर्ड टेम्पररी वाज इंसर्टेड बाय सरदार पटेल ओनली ऑन दिस। ये अच्छी बात है सर, नहीं है और इस बहाने ये सारी नई बातें जो हैं, मतलब इतिहास की बातें ऐसी सामने आ रही हैं, जानकारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही था। श्रीवास्तव साहब बहुत धन्यवाद आपका, जनरल दत्ता बहुत शुक्रिया आपका, जनरल कुलकर्णी बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और अहम खबर, अयोध्या में राम दरबार सज चुका है। राम नगरी में कैसा है राम भक्तों का उत्साह और कैसे खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 3 बजे।